मैं राजवीर सिंह सुरान, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRR मोरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ BSc पार्ट सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, अपन ने पेपर सेकंड जो है एल्कोहल, फिनॉल और इथर वाला चैप्टर जो है वो चल रहा है अपना। अब इसी चैप्टर के अंदर अपन ने ये कंटेंट जो डिस्कस किया था पिछली बार, वो एल्कोहल क्या था, उसके बनाने की विधि वो कर ली अपन ने। फिनॉल क्या है यानी एरोमेटिक एल्कोहल्स, इनके बनाने की विधि और प्रॉपर्टीज़ वो डिस्कस कर ली। इथर क्या है और इथर का नामकरण क्या है, बनाने की विधि क्या है, इथर के अंदर इसके भौतिक गुण क्या हैं, वो अपन ने डिस्कस कर लिए पिछले ही कंटेंट में। टुडे वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर एंड इपॉक्साइड। तो ईथर के अगर रासायनिक गुण देखें अपन, तो इसका बेसिक करेक्टर देखें ईथर का। ईथर का फार्मूला जैसे अपने को पता है ROR होता है। ROR का मतलब एल्किल ग्रुप है, फिर ऑक्सीजन, फिर एल्किल ग्रुप। तो ईथर अणु में उपस्थित ऑक्सीजन, जिसको अपन ईथरीय ऑक्सीजन बोलते हैं, परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण ईथर एक वीक बेस की तरह व्यवहार करता है। यानी बीच में जो ऑक्सीजन उपस्थित है, इसके ऊपर दो लोन पेयर हैं, तो इसकी वजह से ये वीक बेस की तरह व्यवहार करता है तथा ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म की सहायता से परबल अम्लों के साथ क्रिया कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर ईथर बेस है तो इसकी HCl के साथ क्रिया कराएंगे अपन, तो डाईमेथिल ऑक्सीनियम हाइड्रोक्लोराइड जो है प्रोडक्ट, या ऑक्सोनियम क्लोराइड फ्रीडल यौगिक जिसको अपन बोलते हैं, ये बनता है। इसी प्रकार से HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। BF3 के साथ कराएंगे तो ROR प्लस BF3, तो ये ईथर के अनुसार जो है इथरेट्स, ईथर की अगर लुईस अम्ल के संयोग से बने यौगिक जो है इथरेट्स कहलाते हैं। इसी प्रकार से H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे अपन R2O यानी डाई एल्किल ईथर प्लस H2SO4, तो डाई एल्किल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट जो प्रोडक्ट बनता है। यानी जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका अपन आयनाइजेशन करेंगे तो सल्फर ट्राईऑक्साइड, बाईसल्फेट और H3O प्लस आयन जो फॉर्म होंगे। इसी प्रकार से R2OH प्लस, इसके ऊपर ये अटैक करेगा, ईथर के ऊपर ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, फिर H प्लस प्रोटॉन का योग कराएंगे तो प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड का योग कराते हैं, तो R प्लस बनता है प्लस RHSO4, R प्लस और HSO4 माइनस मिल करके एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट जो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसी प्रकार से इस अभिक्रिया के अंदर अपन ये देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन बंध के विखंडन के कारण जब ईथर पर कोई भी प्रबल अम्ल जैसे हेलोजेनिक एसिड क्रिया करता है तो एल्किल हैलाइड और एल्केनॉल बनते हैं। इस अभिक्रिया में कार्बन ऑक्सीजन समूह का विखंडन होता है, चूँकि ईथर दुर्बल अक्षार की भांति व्यवहार करता है। जैसा कि अपन ये रिएक्शन देखते हैं नीचे, ईथर की रिएक्शन HX से कराएंगे तो एल्कोहल प्लस एल्किल हैलाइड बनता है, और यदि ईथर को HX के आदि के साथ गर्म करते हैं तो केवल एल्किल हैलाइड्स ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि अभिक्रिया में बने एल्केनॉल्स भी HX से की क्रिया के द्वारा एल्किल हैलाइड्स में बदल जाते हैं। जैसे ईथर लिया अपन ने हाइड्रोआइडिक एसिड के साथ, इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन तो एल्किल हाइड्राइड बनेगा प्लस R- यानी एल्किल प्लस H2O निकल जाएगा। अगर इसकी क्रियाशीलता का क्रम देखें अपन ईथर का हाइड्रोजन हैलाइड्स की तरफ, तो HX is more acidic than HBr is more acidic than HCl means HI। और इसी प्रकार से यदि इस प्रकार की रिएक्शंस को यदि अपन डिस्कस करें मैकेनिज्म के थ्रू, तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म जो है SN1 या SN2 क्रियाविधि के द्वारा संपन्न हो सकती है। यानी SN2 क्रियाविधि के लिए टर्सरी एल्किल समूह युक्त ईथर में SN1 क्रियाविधि में अभिक्रिया करवाते हैं, और SN2 के अंदर जो है प्राइमरी एल्कोहल। तो ROR- लिया अपने SN2 क्रियाविधि करें प्लस HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोटोनिकृत हो जाएगा ईथर और आयोडाइड माइनस बनेगा। फिर उसके बाद ये एक संक्रमण अवस्था बनती है जैसे कि रिएक्शन में देख रहे हैं अपन, और प्रोडक्ट जो है फिर एल्किल आयोडाइड प्लस एल्कोहल यानी दुर्बल क्षार बनता है। ऐसे ही अगर SN1 क्रियाविधि करेंगे यानी 2 स्टेप मैकेनिज्म लेंगे अपन, तो
ईथर लेंगे प्लस प्रोटॉन लेंगे H प्लस, तो प्रोटोनीकृत ईथर बन जाएगा। ये धीमी गति से R प्लस ROH और R प्लस और आयोडाइड माइनस मिलकर के एल्किल आयोडाइड जो है वो प्रोडक्ट बनता है। जैसे असमित ईथर में कम बाधित एल्किल समूह ही एल्किल हैलाइड बनाता है, तो यदि इस एल्किल समूह में मेथिल समूह या दूसरा प्राथमिक या द्वितीयक एल्किल समूह हो तो मेथिल हैलाइड जो है वही बनता है। सो मिथॉक्सी इथेन प्लस HI की रिएक्शन कराएंगे तो मेथिल आयोडाइड प्लस एथिल एल्कोहल जो प्रोडक्ट बनेगा। इसी प्रकार से अपन मिथॉक्सी ब्यूटेन लें अपन, या मेथिल टर्सरी ब्यूटिल ईथर लें, इसको HI के साथ गर्म किया जाता है तो प्रोडक्ट टर्सरी ब्यूटिल ईथर जो है बनता है, यानी मेथिल आयोडाइड नहीं। क्यों कि ये इसमें अंदर SN1 क्रिया विधि संपन्न होगी और इस अभिक्रिया के अंदर टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन बनता है जो कि एक बहुत ही स्थायी यौगिक है। दूसरा मेथिल टर्सरी ब्यूटिल ईथर है, जैसे कि इस रिएक्शन से दिखाएं अपन HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेथनॉल बन जाएगा प्लस टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड। और यही मेथिल टर्सरी ब्यूटिल ईथर लेते हैं अपन HI के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिसका मैकेनिज्म अगर देखें तो प्रोटोनीकृत हो जाएगा। पहले प्रोटोनीकृत होने के बाद जो है इसका पुनर्विन्यास होकर के टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन बन गया और टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन आयोडाइड माइनस से क्रिया करके ये टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड जो प्रोडक्ट बनाता है। उपरोक्त रिएक्शन के अंदर जिसेल विधि का आधार है कि जो किसी यौगिक में मिथॉक्सी समूह ग्रुप का आकलन में उपयोगी होता है। तो इसमें जिसेल विधि है, इसमें किसी भी यौगिक की मात्रा जो है ज्ञात मात्रा को HI के आधिक्य में उबाला जाता है और अभिक्रिया में बने मेथिल आयोडाइड को वाष्प को ठंडे एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट विलयन में प्रवाहित किया जाता है, जिससे सिल्वर आयोडाइड का अवक्षय बनता है और उसे तोल लिया जाता है और मिथॉक्सी समूह की प्रतिस्थता की गणना कर ली जाती है। जैसे कि इस रिएक्शन में मिथॉक्सी समूह प्लस HI उबालने पर OH प्लस CH3I बनता है मेथिल आयोडाइड। इसकी रिएक्शन जो है सिल्वर नाइट्रेट से करवाते हैं तो सिल्वर आयोडाइड जो है प्रोडक्ट बनता है। तो ये कुछ एक इसकी क्षारीय प्रॉपर्टी थी। ऐसे ही ईथर की अम्लीय प्रॉपर्टी, तो सामान्य परिस्थितियों में ईथर अम्लीय गुण नहीं दर्शाता है, लेकिन प्रबल क्षार जैसे मेथिल लिथियम की उपस्थिति में अगर बीटा विलोपन अभिक्रिया द्वारा कार्बन ऑक्सीजन का विखंडन हो जाता है और एल्कीन प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए डाइथॉक्सी या इथॉक्सी ईथर है या डाई इथिल ईथर है, मेथिल लिथियम के साथ रिएक्शन कराएं अपन तो CH3CH2O लिथियम प्लस एथीन प्लस मेथेन प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन पेरोक्साइड का बनना है, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, जिसको अपन ऑटो ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, कि वायु की उपस्थिति में अगर ऑक्सीजन द्वारा एलिफेटिक ईथर का ऑक्सीकरण हो जाता है और अस्थायी पेरोक्साइड बनते हैं, तो ये पेरोक्साइड या हाइड्रोपेरोक्साइड विस्फोटक प्रकृति के होते हैं और आसवन करते समय दुर्घटना का कारण बनते हैं। यदि डाईएथिल ईथर को वायु के संपर्क में बहुत लंबे समय तक यानी 7 दिन से लेकर कई महीनों तक रखा जाए तो इसका स्वतः ही ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी सब ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। डाईएथिल ईथर लिया अपन ने, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो ये 1-इथॉक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड यानी विस्फोटक पदार्थ जो है वो बन जाता है। ईथर में पेरोक्साइड की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए ईथर को फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम थायोसाइनेट के जलीय विलयन के साथ मिलाते हैं। पेरोक्साइड की उपस्थिति के कारण विलयन का रंग जो है लाल हो जाता है। ईथर में बने पेरोक्साइड का फेरस लवण में क्रिया करने के बाद ईथर का जल से निष्कर्षण कर लिया जाता है। ईथर में थोड़ा सा क्यूप्रस आयोडाइड मिलाने पर इसमें पेरोक्साइड का निर्माण नहीं होता है। प्राय ईथर में एथेनॉल की अशुद्धि भी पेरोक्साइड बनने से रोकती है। अब रिडक्शन अगर देखें, डाईएथिल ईथर है, इसमें सोडियम प्लस द्रव अमोनिया के साथ रिडक्शन कराएंगे तो एथेन बन जाएगा प्लस एथिल एल्कोहल। एसिटिल क्लोराइड से अगर रिएक्शन कराते हैं ROR- या ROR ईथर लिया अपन, एसिटिल क्लोराइड लिया तो एल्किल क्लोराइड बन जाएगा RCl प्लस मेथिल एसीटेट जो है वो प्रोडक्ट बन गया। ऐसे ही एथेनोइक अनहाइड्राइड ईथर की यदि निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एथेनोइक अनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर एल्किल एसीटेट जो है वो प्रोडक्ट बनता है, यानी एथिल एसीटेट प्रोडक्ट बनेगा। क्या लेते हैं अपन, डाईएथिल ईथर लेते हैं प्लस एसिटिक अनहाइड्राइड और निर्जल जिंक क्लोराइड, तो एथिल एसीटेट प्रोडक्ट बन गया। हेलोजिनीकरण, ईथर का हेलोजिनीकरण यानी ईथर की रिएक्शन जो है क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है। अभिक्रिया की दिशा पर प्रतिस्थापन उत्पाद का निर्भर करता है। जैसे मान लो अंधेरे में करते हैं अपन यही रिएक्शन तो डाईएथिल ईथर प्लस C2H5
फ्लोरोएथेन प्लस BF3, तो ये प्रोडक्ट जो है डाई एथिल ईथर बन जाएगा प्लस एथिल अल्कोहल प्लस फ्लोरोबोरिक एसिड। नाउ वी कैन डिस्कस द इपोक्साइड्स। चक्रीय ईथर जिनमें 3 सदस्यीय विलय होते हैं उनको इपोक्साइड्स बोलते हैं। IUPAC सिस्टम के अंदर ऑक्सीरेन भी बोलते हैं इनको, या एथिलीन ऑक्साइड सरलतम इपोक्साइड है। एथिलीन ऑक्साइड है तो इसका नाम IUPAC नाम जो ऑक्सीरेन भी बोलते हैं और प्रचलित नाम ज़्यादा एथिलीन ऑक्साइड है। इसको बनाने की विधि अपन ने अल्कीन ले लें और कार्बनिक पर एसिड्स के साथ रिएक्शन कराएं तो इपोक्साइड्स बन जाता है। जैसे एथीन लिया अपन ने पर बेंजोइक एसिड तो एथिलीन ऑक्साइड यानी इपोक्साइड प्लस बेंजोइक एसिड बन गया। मैकेनिज्म सिंपल है, ऑक्सीजन अटैक करता है पहले डबल बॉन्ड के ऊपर पर एसिड्स के अंदर और इपोक्साइड और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन जाता है। इसी प्रकार से हाइड्रो एथिलीन ऑक्साइड को क्लोरोहाइड्रिन के साथ भी रिएक्शन करवा करके अपन बना सकते हैं। जैसे एथिलीन है प्लस HOCl यानी H2O प्लस क्लोरीन, तो एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन बन जाएगा। एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन की रिएक्शन जब पुनः NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं अपन तो इससे एथिलीन ऑक्साइड बनता है प्लस HCl निकल जाता है। सिंपल मैकेनिज्म है। इसमें क्लोरो हाइड्रोक्सी एथेन के साथ रिएक्शन जो है OH के माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन के साथ करवाते हैं तो पहले ऑक्सोनियम आयन बनता है, फिर वो जल के निष्कासन के द्वारा बीच में प्रोडक्ट बनाता है और एथिलीन ऑक्साइड बन जाता है। सिंपल मेथड एथिलीन की रिएक्शन जो अपन ऑक्सीजन से करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ Ag2O सिल्वर ऑक्साइड तो इजीली एथिलीन ऑक्साइड बन जाएगा। एथिलीन ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी एथिलीन ऑक्साइड का नाम क्या है, ऑक्सीरेन। ये विलय में तनाव होने से बहुत ही अस्थायी और क्रियाशील होता है। इनमें पाए जाने वाले ऑक्सीजन बंध जो है ईथर के बंध की अपेक्षा दुर्बल होता है तथा शीघ्रता से टूट जाता है। इपोक्साइड SN1 तथा SN2 क्रियाविधि द्वारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो एथिलीन ऑक्साइड या इपोक्साइड की रिएक्शन HCl से कराएं तो क्लोरोहाइड्रिन बन जाएगा। एसिटिक एसिड से कराएं तो ग्लाइकोल मोनोएस्टेट बन जाएगा। अगर मेथिल एल्कोहल के साथ कराएं तो मिथॉक्सी एथेनॉल बन जाएगा। एथेनॉल के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो एथिल सोलुलाइन 2-एथॉक्सी एथेनॉल बन जाएगा प्रोडक्ट। HCN के साथ कराएं तो 2,3-हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल बन जाएगा। तो इस प्रकार से रिएक्शंस जो हैं SN1 क्रियाविधि देख सकते हैं, इसकी SN2 क्रियाविधि देख सकते हैं। तो इपोक्साइड्स जो है प्रोटोनीकृत हो जाने के बाद जो है ये सक्रिय होता है और इसमें कोई भी एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बंध टूट जाता है और कार्बन और पर आंशिक रूप से तनावेश उत्पन्न हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल इस आंशिक तनावेशी कार्बन पर अटैक करता है और प्रोटोनीकृत इपोक्साइड सामान्यतः इस प्रकार टूटता है कि आंशिक धनावेश अधिक प्रतिस्थापित कार्बन पर आए क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी अधिक है। देन बेस कैटलाइज्ड क्लीवेज भी कर सकते हैं। इपोक्साइड है, इथेनॉल लिया अपन ने सोडियम इथोक्साइड की उपस्थिति में तो 2-इथोक्सी एथेनॉल बनता है। या फेनॉल के साथ रिएक्शन कराएं सोडियम फिनॉक्साइड तो 2-फिनॉक्सी एथेनॉल बन जाए। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं तो 2-अमीनो एथेनॉल बनता है। प्राइमरी अमीन के साथ कराएं तो 2-अल्किल अमीनो एथेनॉल जो प्रोडक्ट बनता है। इसी प्रकार से यदि अक्षार उत्प्रेरक की अभिक्रिया कराते हैं SN2 क्रियाविधि द्वारा भी संपन्न होती है तो इसमें ये बीच में संकरण अवस्था बनती है इपोक्साइड की। फिर ये संकरण अवस्था जो है टूट करके इस प्रकार से RCHOH न्यूक्लियोफाइल जो प्रोडक्ट बनता है। और थर्ड रिएक्शन है इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन क्या है, तो एथिलीन ऑक्साइड की ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से अभिक्रिया तथा तत्पश्चात जल अपघटन कराने पर प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। इसमें ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से 2 कार्बन परमाणु अधिक होते हैं। तो एथिलीन ऑक्साइड लिया अपने यानी इपोक्साइड लिया प्लस मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये ऑक्सीजन के साथ कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बंध टूट जाएगा। इसमें कार्बन पर धनावेश आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा। तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड का भी आयनीकरण करते हैं अपन तो मेथिल के ऊपर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और MgI पर प्लस चार्ज आएगा। तो ये बॉन्ड जो है इस प्रकार से टूट जाएगा CH3 CH2 CH2 OMgI और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CH3 CH2 OH यानी प्रोपेनॉल जो है प्रोडक्ट बनता है। एक प्रकार से एक कार्बन का इसमें इंसर्शन होकर के हायर एल्कोहल्स जो हैं वो बन गए। ऐसे ही कार्बोलिथियम के साथ क्रिया करवा सकते हैं इसकी। तो इसमें अपन ने मेथिल लिथियम लिया और इसके साथ
इपोक्साइड लिया साथ में, तो सेम ग्रीनार्ड रिएजेंट की तरह CH3 CH2 ऑक्सीजन माइनस और लिथियम प्लस, और फिर हाइड्रोलिसिस कराया तो वही प्रोपेनॉल प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। रिएक्शन के अंदर अपन ने देखा है कि मेथिल लिथियम के अगर आयनाइजेशन करते हैं अपन, तो मेथिल बीइंग नॉन मेटल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, लिथियम के ऊपर बीइंग मेटल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसके ऊपर अटैक करेगा CH3 जो है। इपोक्साइड में अगर करते हैं तो इपोक्साइड में ऑक्सीजन एक कार्बन की तरफ चली जाएगी तो ऑक्सीजन माइनस और कार्बन प्लस, तो कार्बन प्लस के ऊपर ये CH3 लिथियम वाला कार्बन मेथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो इसके साथ जो है CH3 CH3 CHO माइनस लिथियम CH3 ये प्रोडक्ट बन गया। और लास्ट में जो है अपन देखें तो प्रोडक्ट क्या आता है 1 2 3 4 यानी 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल प्रोडक्ट जो है वो बनता है। सो दैट्स ऑल अबाउट ईथर एंड इपोक्साइड्स। तो आपकी ये यूनिट जो है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाली जो है आज इसी कंटेंट के माध्यम से अपन ने कंप्लीट कर ली है। अभी अगले ई कंटेंट में या होम असाइनमेंट देंगे ई कंटेंट के अंदर, उसके अंदर आपको इसके कुछ मैं क्वेश्चंस दूंगा इस यूनिट के। दोज क्वेश्चंस यू हैव टू complete and you have to work as home assignment to those questions. Thank you.